हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन सोशलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, समाज का परिचय, व्यक्तिवादी, समूहवादी तथा बहुजन दृष्टिकोण। तो समाजशास्त्र को समझने से पहले हमको समाज को समझना जरूरी है। समाज होता क्या है? समाजशास्त्र की भाषा में समाज का अर्थ क्या है, ये हमको समझना है। वास्तव में होता क्या है? समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसको अपन समाजशास्त्र कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से अगर जिसका अध्ययन नहीं किया जाए वो कोई शास्त्र नहीं बन सकता। लेकिन दैनिक बोलचाल की भाषा में अपन क्या कहते हैं? दैनिक बोलचाल की भाषा में अपन ये कहते हैं कि जो हम जिस समाज में रहते हैं वो हमारा समाज है, या हम जिस समाज में आर्थिक अपने या राजनीतिक संबंध रखते हैं, जिनके साथ हम मनोरंजन करते हैं, उठते बैठते हैं, भ्रमण करते हैं, कुछ विशेष धार्मिक विश्वासों से संबंधित व्यक्तियों, जाति, समूह, इन सबको समाज मानते हैं। ये एक सामान्य सी बात होती है, ठीक है। लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टि से समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन से होता है। समाज शास्त्र के समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन से नहीं होता है, बल्कि समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में हम रहते जरूर हैं, तो उसको हम समाज नहीं कह सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज उसी को कहा जाएगा जिसमें व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था हो, उसी को समाज कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। सबसे पहले तो आप लोग शिवलाल की जो किताब है उसका पहला चैप्टर खोल के बैठे मेरे साथ साथ, और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको समझते जाएं। तो समाज के संबंध में सबसे पहली परिभाषा मैकाइवर ने दी। मैकाइवर ने क्या कहा? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है। और मैकाइवर ने इसको क्या कहा कि यह सामाजिक संबंध किस प्रकार समाज जैसी जटिल व्यवस्था में का निर्माण करते हैं। समाज की कैसी जटिल सामाजिक संबंध किस प्रकार समाज की जटिल व्यवस्था का निर्माण करते हैं, उसके उन्होंने बताया कि सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है, सामाजिक संबंधों की व्यापकता क्या है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सामाजिक संबंधों का अर्थ ये है कि हम लोग आपस में घर परिवार में जो रहते हैं, एक परिवार जो होता है वो एक समाज है, एक तरह से छोटा समाज। कैसे? जिसमें पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, माता रहती हैं, घर के और सदस्य भी रहते हैं, लेकिन इनमें आपस में अगर पारस्परिक संबंध नहीं होंगे तो ये समाज नहीं कहलाएगा, ये एक छोटा रूप है। इसी तरह से बड़ा समाज, हर तरह के समाज होते हैं, एकलवादी समाज, बहुजन समाज, समुदाय जो जिसको बोलते हैं, उस तरह से व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है। दूसरा पॉइंट है भाई, जैसे अगर एक माता पिता उसके बच्चे हैं तो उनका आपस में सामाजिक संबंध स्थापित होगा, क्योंकि माता पिता का ये उद्देश्य है कि बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे पढ़ें लिखें, अच्छे संस्कार उनके अंतर्गत आए, और बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारी देखभाल करें, हमको अच्छे से पढ़ाएं खिलाएं, हमको अच्छे कपड़े पहनाएं। तो क्या हुआ? एक सामाजिक संबंध स्थापित होता है। अब सामाजिक संबंधों की व्यापकता भी होती है। व्यापकता कैसे होती है? जी, बड़ी मात्रा में होता है। जैसे आपकी बुआ हैं, जीजाजी हैं, फूफा हैं, ये सब आपके परिवार के ही मेंबर हैं। तो ये क्या हुआ? सामाजिक संबंध व्यापक रूप से फैला हुआ होता है, मतलब इसके अंदर व्यापकता होती है। जब हम अपने पूरे ब्याह शादी करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो ये एक सामाजिक संबंधों की व्यापकता होती है। हमारा उनसे कोई ना कोई संबंध तो है। तो जब तक आपका सामाजिक संबंध नहीं होंगे उसको अपन समाज नहीं कह सकते। अब संबंधों के बीच में एक व्यवस्था भी होती है। व्यवस्था कैसी होती है?
जैसे हर समूह की, हर समाज की अपनी प्रथाएं होती है, रीति रिवाज होती है कि नहीं, कानून और संस्कृति, उसे किस तरह से व्यवहार की आशा की जाती है। हर घर परिवार की अपनी एक संस्कार संस्कृति होती है, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़ों का पहनना करना, ये सब उसके अंतर्गत आता है। किसके? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के अंतर्गत। संबंधों में जटिलता तथा परिवर्तन। अब संबंधों में जटिलता भी आती है, आप लोग देखते होंगे, और उनमें समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। परिवर्तन कैसे होता रहता है? जैसे किसी के 2 बच्चे हैं, फिर उन बच्चों की शादी हो गई तो उनका एक नया परिवार बन गया। और कभी कभी क्या होता है, सामाजिक संबंधों में जटिलता भी आ जाती है। अपन देखते हैं बोलचाल की भाषा में कि उनसे हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। पहले बहुत अच्छे थे, आज नहीं है। आज हमारे दोस्त थे, अब दोस्त नहीं है। यही तो रहता है। तो कभी कभी सामाजिक संबंधों में जटिलता भी आ जाती है, और इसके साथ साथ उनमें संबंधों में परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन कैसे होता है कि पहले वो हमारे बहुत मित्र थे, अच्छे खासी दोस्ती यारी थी, उनसे हमारी अच्छी रिश्तेदारी थी, बाद में जटिलता आने के कारण उसमें परिवर्तन आ गया। तो एक परिवर्तन तो ये होता है। दूसरा परिवर्तन ये होता है कि जैसे बच्चे हैं, माँ बाप के बच्चे पढ़े लिखे, नौकरियां लग गई तो उनकी शादियां की गई तो उनका एक नया परिवार बस गया। तो सामाजिक संबंधों में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ। तो ये मैकाइवर का कहना था। इस तरह से उसने समाज को समझाने का प्रयास किया। अब समाज की परिभाषाएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहले मैकाइवर ने इसकी परिभाषा दी। उसने कहा, क्या कहा मैकाइवर ने? समाज जो है ना, रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों की स्वतंत्रता की व्यवस्था है। जी मैकाइवर ने अपनी परिभाषा में कहा। कहने का तात्पर्य, मैकाइवर जी कहता है, उसने ये बताया इस परिभाषा के द्वारा कि सामाजिक संबंध और इन संबंधों को प्रभावित करने वाले तत्वों की एक जटिल और परिवर्तनशील व्यवस्था है समाज। ठीक है। अब गिन्सबर्ग की परिभाषा आती है। गिन्सबर्ग ने क्या कहा? गिन्सबर्ग कहते हैं समाज के संबंध में कि समाज ऐसे व्यक्तियों की सामूहिकता है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित हैं। व्यवहारों, रीति रिवाज, परंपराएं, विधियां, मतलब हर परिवार के अपने संस्कार होते हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, तभी तो अपन एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं, तभी तो हमारा एक समाज तैयार होता है। तो इनका कहना यह है कि समाज ऐसे व्यक्तियों की सामूहिकता है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित होता है, तथा उन व्यक्तियों से भिन्न जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं। उन व्यक्तियों से भिन्न होता है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं होते। अब रूटर की परिभाषा सुनो आप। रूटर क्या कहते हैं? समाज एक अमूर्त धारणा है। क्या कहा रूटर ने? समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। मतलब संबंध किस तरह के होंगे? जिसमें संपूर्णता की झलक दिखाई दे या बोध हो उसका। ठीक है। अब जी इन्होंने इस प्रकार परिभाषाएं सभी विद्वानों ने दी, जिनको आप नोट करके अपने फेयर कॉपी पे बना के रखना। तो इस प्रकार क्या स्पष्ट होता है? समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है। वे सभी संस्कृतियों में अलग अलग तरह के होते हैं। अलग अलग संस्कृतियाँ, जैसे हम आप लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो हमारी अपनी संस्कृतियाँ हैं, परंपराएं, रीति रिवाज हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में उनकी अलग रीति रिवाज, परंपराएं हैं, संस्कृति है। इसी तरीके से देश में बहुत तरह की संस्कृतियां रहती हैं। यही कारण है कि एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों में समाज की प्रकृति में भी एक स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। समाज की जो प्रकृति होती है उसमें भी एक भिन्नता इसीलिए दिखाई देती है
जैसे आज हम समाज में जिसमें रह रहे हैं उसमें किसी घरों में पूजा पाठ होता है, किसी में नहीं होता, किसी में बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, किसी में नहीं सिखाए जाते, किसी में बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी होती है, उनके रीति रिवाज बहुत अच्छे होते हैं। उसी तरीके से हर समाज में सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि एक दूसरे से विभिन्न संस्कृतियों में समाज की प्रकृति में भी एक स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। इस दृष्टिकोण से समाज को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामाजिक संबंधों से निर्मित होती है तथा व्यवहार के अनेक तरीकों का निर्धारण करके प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये हमारे समाज के बारे में मैंने आपको समझाया। अब समाज की विशेषताएं क्या होती हैं? समाज की विशेषताएं आप नोट करिए। पहला कि समाज अमूर्त होता है। अमूर्त क्यों होता है? समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो पहली विशेषता क्या है? समाज अमूर्त है। कैसे अमूर्त है? कि समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, बल्कि समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। इसी दृष्टिकोण से यह एक अमूर्त है समाज। दूसरा, पारस्परिक जागरूकता। समाज में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक जागरूकता महत्वपूर्ण तथ्य होता है। जागरूकता की दशा स्थापित किए गए संबंध ही समाज का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने संबंधों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो वो समाज कहलाने लायक में हम नहीं रहेंगे। जागरूकता मीन्स हमें अपने जो लोग हैं उनकी प्रति सद्भाव की भावना रखना है, उनके रीति रिवाज हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनके अंतर्गत अपने को समायोजन उनका करना है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आग और धुएं का संबंध जैसे होता है, पुस्तक व मेज का संबंध होता है, उसी तरीके से पारस्परिक जागरूकता का संबंध भी समाज में होना नितांत आवश्यक है। पारस्परिक जो जागरूकता होती है ना, सदैव प्रत्यक्ष नहीं होती। प्रत्यक्ष मतलब सामने से दिखने वाली नहीं होती। कभी कभी बहुत सी चीज़ें अप्रत्यक्ष भी होती हैं। जैसे आपके पीछे, जैसे आपके जो घर परिवार के लोग रहते हैं, आपके नाते रिश्तेदार लोग रहते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी रीति रिवाज परंपराओं को निर्माण करते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आपको दिखती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देती। फिर भी पारस्परिक जागरूकता सदैव होना नितांत आवश्यक है। इसके लिए समाज में समानता तथा भिन्नता दोनों का समावेश होता है। समाज में समानता भी समान रूप से भी रहते हैं और भिन्न भिन्न रूप से भी रहते हैं। समाज के निर्माण में समानता और भिन्नता का समान महत्व है दोनों का। एक और समाज के सभी सदस्य कुछ आधारों पर एक दूसरे के समान होते हैं। कुछ आधार कैसे? जैसे एक फैमिली है, उनके 4 बच्चे हैं, तो एक आधार पर तो वो चारों बच्चे उनके हो गए, इस आधार पर वो समान हैं। अब उनके व्यवहारों में, उनके चाल चलन में, उनके पढ़ने लिखने में, सब में विभिन्नता होती है कि नहीं होती है? जरूरी थोड़ी है कि एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं वो एक समान ही हों। भाई एक समान इस रूप में है कि वो उनके दोनों बच्चे हैं, तो ये तो एक समानता हुई। अब भिन्नता उनके अंतर्गत ये भी आती है कि वो भिन्न भी होते हैं। पढ़ने लिखने में एक बच्चा अच्छा होता है, एक कमज़ोर होता है, एक कोई और कार्य करना चाहता है, दूसरा बच्चा कोई और कार्य करना चाहता है, तो उनमें आपस में भिन्नता भी होती है। तो इस आधार पर, जबकि अनेकों आधार पर कोई भी व्यक्ति दूसरे के समान नहीं होता। जब बहन भाई आपस में समान नहीं होते हैं तो व्यक्ति तो होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब समानता से आशय दृष्टिकोण और उद्देश्यों की समानता से है। समानता का आशय किससे है? दृष्टिकोण और उद्देश्य। जैसे 4 दोस्त मिलते हैं, वो भी तो एक समाज है, दोस्तों के साथ मिलकर आपने एक समाज बनाया अपना। 4 दोस्त मिलते हैं तो उनमें उद्देश्य एक से होते हैं। उन्हीं के साथ मेरे को इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे पुलिस अधिकारी बनना है, तो उनके उद्देश्यों में समानता है, होती है कि नहीं? तो उनके दृष्टिकोण भी एक से होते हैं और उद्देश्य भी एक से होते हैं। और भिन्नता का आशय क्या होता है उनकी में? अब भिन्नता कैसी होगी उनमें? जैसे उनकी रुचियाँ सभी की अलग अलग होंगी, योग्यता उनकी अलग अलग होगी, कार्यों तथा स्वार्थों की भिन्नता भी होती है। कुछ उसमें स्वार्थी भी होते हैं, कुछ कार्यों में करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, कुछ कार्य नहीं करते, लेजी होते हैं, तो भिन्नता भी होती है। लेकिन उनका दृष्टिकोण
और उद्देश्य समान होता है तो कुछ समानता भी होती है, कुछ भिन्नता भी होती है। अब चौथा आता है सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है, दोनों ही बातें होती हैं। सहयोग ऐसे, जैसे हमारा पड़ोसी है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। कोई घर पे आ जाता है, उसका मान सम्मान सब कुछ करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सहयोग हुआ कि हम मनुष्य हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम समाज के सभी लोगों के साथ सहयोग करें। फिर संघर्ष भी होता है। अब संघर्ष कैसे होता है, भाई बहन आपस में लड़ते आते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ जाता है, एक समाज दूसरे समाज से लड़ जाता है। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों चीज़ होती है, ठीक है। और पांचवी विशेषता है पारस्परिक निर्भरता। समाज में पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे के प्रति होना नितांत आवश्यक है। पारस्परिक निर्भरता ऐसी होती है, जैसे बच्चे हैं वो माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं जब तक कि बच्चे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप उन पर निर्भर हो जाते हैं। एक आपके पिताजी के दोस्त हैं, वो कोई अधिकारी हैं, आपके पिताजी टीचर हैं, तो उनमें भी कहीं पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे पर रहेगी। पिताजी को उनकी आवश्यकता है और उनको तुम्हारे पिताजी की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य, अब जैसे आपके नाते रिश्तेदार होते हैं, जीजा जी हैं, फूफा जी हैं, मौसी हैं, मौसा हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता भी उनकी रहती है कि चलो भाई हमारा वो रिश्तेदार है तो हमें उससे ये काम कराना है तो वो हमारा करेगा, क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, वो हमको करना भी चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से पारस्परिक निर्भरता रहती है। परिवर्तनशीलता, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, परिवर्तनशील, क्योंकि ये प्रकृति परिवर्तनशील ही होती है। इसी तरह से समाज भी परिवर्तनशील होता है। समय परिस्थितियाँ के अनुसार समाज में, प्रकृति में परिवर्तन आता रहता है। समय बदलने के साथ साथ ही व्यक्ति की ज़रूरतें, परिस्थितियाँ और विचारों में परिवर्तन आता रहता है। आज आपको माँ बाप की ज़रूरत है क्योंकि आपको पढ़ना लिखना है, बढ़ना बढ़ना है, तो आपकी ज़रूरतों के अनुसार आपकी आज, जब आप बड़े हो गए, पढ़े लिख गए, अधिकारी बन गए, जॉब करने लगे, कोई धंधा व्यापार करने लगे, तो परिस्थितियाँ बदल गई। परिस्थितियाँ क्या हुई, बदली। क्या बदली, आपके विचारों में परिवर्तन आने लगा। आप क्या कहेंगे माँ बाप से, अरे मम्मी आप समझती नहीं हो, पापा अभी आप पुराने हो गए, आप समझ नहीं रहे, आज ये चीज़ चल रही है, वो आपके ज़माने में चलती थी। तो क्या हुआ इससे, परिवर्तनशीलता। तो ये प्रकृति का नियम है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जब आगे बढ़ाती है तो विचारों में, व्यवहार में और रुचियों में, ज़रूरतों में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। अब समाज कितने प्रकार के होते हैं। समाज में अपन कह सकते हैं नगरी समाज। आज जैसे हम अपन ग्वालियर में रहते हैं तो ये अपन क्या है, शहर है, तो ये एक नगर है। तो यहाँ पे जो पूरे अपन ग्वालियर है उसको एक क्या कहेंगे, नगरी समाज है ये, ठीक है। प्रदेश में होगा, पूरे प्रदेश में तो क्या कहेंगे, प्रादेशिक समाज है। अब कुछ परंपरागत समाज होते हैं, कुछ आधुनिक समाज होते हैं। परंपरागत कैसे, जैसे उनके बच्चे शुरू से खेती में लगे हुए हैं तो आगे की पीढ़ी भी उनकी, हम तो खेती ही करेंगे। कोई पंडिताई का काम करता है तो कहता है हम पंडिताई का कार्य करेंगे। कोई कारीगरी का कार्य करता है तो उनके बच्चे भी कहते हैं कि साहब हम भी कारीगर, हमको पिताजी ने सिखाया बनाया तो हम कारीगर भी बनेंगे। तो इससे क्या हुआ, परंपरागत। आपके जैसे मिठाई की दुकान है तो उनके बच्चे भी मिठाई सीख रहे हैं, कर रहे हैं। कपड़े की दुकान है तो उनका बेटा भी कपड़े की दुकान पे बैठ गया। तो इसको बोलते हैं परंपरागत समाज, जो परंपरागत रूप से ऊपर से चला आता है, ठीक है। आधुनिक समाज, आधुनिक समाज जो होता है, जो आज के समय में विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे, अपने को आधुनिक साबित करे। कुछ आप देखते हैं समाज में कि कुछ परिवार आज भी पुरानी रीति रिवाज रूढ़ियों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो बड़े पढ़े लिख गए हैं, जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया या जिनके आचार विचार बदले हैं, वो आधुनिक समाज हो गए। आधुनिक समाज में उनकी इंग्लिश बोलना और अपना एटीट्यूड दिखाना, रोज़ नए नए कपड़े पहनना, मतलब इस तरह का, आज इस गाड़ी से कल उस गाड़ी से, ऐसे चलना करना, तो इसको कौन सा समाज बोलते हैं, आधुनिक समाज। और परंपरागत समाज कौन सा था, जो पीढ़ियों से आपको मिलता है, उसी व्यवसाय या धंधे को आप करते हैं, तो वो परंपरागत समाज है। आदिवासी समाज, आदिवासी समाज की प्रकृति इन सब समाजों से भिन्न होती है। क्यों होती है, यह समाज
अपनी प्रकृति से बहुत सरल और कुछ भिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित होते हैं। आपको पता है आदिवासी समाज ज़्यादातर जंगलों में निवास करते हैं और इनको भोजन सामग्री, इनके धंधे व्यवसाय सभी जंगलों के ऊपर निर्भर हैं। तो प्रकृति से जो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और बहुत सरल हृदय के इंसान होते हैं। इनकी संस्कृति की भी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं हर आदिवासी समाज में। यह एक बंद प्रकृति का समाज है। ये अपनी दुनिया में, जंगल की दुनिया में मस्त रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, सब काम करते हैं। ये बाहर की दुनिया में आना ही नहीं चाहते, जिससे साधारणतः परिवर्तन को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इसलिए इनमें परिवर्तन इतनी जल्दी होता नहीं है किसी तरीके का। ये बच्चों को अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इनके बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन रहे हैं। लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से आज भी आदिवासी समाज की अपनी एक विशेष संस्कृतियाँ होती हैं और जो परिवर्तन को साधारणतः आसानी से स्वीकार नहीं करते। अब समाज को समझने के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? एक तो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होता है। मानव समाज में विकास के आरंभिक काल में पारस्परिक संबंधों की स्थापना को लोगों द्वारा व्यक्तिगत इच्छा का विषय माना जाता था। व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार संबंध स्थापित कर सकता था। ऐसे संबंध व्यक्तिगत हितों की पूर्ति पर आधारित होते थे। इस तरह के संबंध से बनने वाले समाज को साधारणतः प्रासंगिक समाज कहा जाता है। समाज का व्यक्तिवादी जो दृष्टिकोण है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान तक ही सीमित होता है। व्यक्तिगत कैसे? जैसे आप देखते हैं कि समाज में हर तरह के कार्य होते हैं। कुछ कार्य आप व्यक्तिगत अपने यार दोस्तों के साथ जो कार्य करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, ये आपके व्यक्तिगत कार्य हुए। सामूहिक कार्य कैसे? जैसे आपके यहाँ कोई ब्याह हो रहा है, शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, बर्थडे मन रही है, जी कौन से हो गए? सामूहिक। आपके पापा के 4 दोस्त हैं तो जी आपके पापा का व्यक्तिगत मामला हुआ। आपके 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं तो ये आपका व्यक्तिगत मसला होता है। और जब कोई चीज़ सामूहिक रूप से की जाती है तो वो सामूहिक दृष्टिकोण तक माना जाता है। अब एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है ना वो किसने प्रस्तुत किया? हॉब्स ने, लॉक और रूसो ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो आप लिखेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो ने। तो जो हो गया व्यक्तिवादी दृष्टिकोण समाज को समझने का। फिर आता है समूहवादी दृष्टिकोण। अभी आपने क्या समझा था कि व्यक्तिगत जो कार्य किए जाते हैं वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से समाज को समझने का तरीका होता है। फिर आता है समूहवादी। समूहवादी मतलब जब कोई कार्य सामूहिक स्तर पर, समूह के स्तर पर किया जाता है तो उसे समूहवादी दृष्टिकोण कहते हैं। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित होता है कि समाज के रूप में सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का संबंध व्यक्तिगत हितों से न होकर जनहित के मुद्दों से अधिक होता है। जनहित के मुद्दों से, जैसे अगर आपके घर में कोई समस्या, लाइट चली गई तो आपका जो व्यक्तिगत मैटर हुआ कि आपके घर की लाइट गई है, कॉलोनी में सभी की चल रही है। अब अगर सपोज करो पूरी कॉलोनी की लाइट जाए तो ये क्या हुआ? सामूहिक होगा ना। इसी तरीके से रोड है, कॉलोनी की रोड खराब है तो ये सामूहिक व्यवस्था है। रोड साफ सफाई नहीं हो रही है, ये सामूहिक दृष्टिकोण हुआ। आपके घर के अंदर सफाई नहीं हो रही, ये आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण हुआ, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, सामूहिक नहीं है। समाज क्या है इसको स्पष्ट करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था, समाज एक सावयव अथवा जीव रचना है। सावयव या जीव रचना क्या होती है? जैसे जीव जंतु जैसे पलते हैं, धीरे धीरे बच्चा पैदा हुआ, फिर धीरे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर उसके अपनी, इसी तरीके से समाज होता है। समाज भी एक प्राकृतिक रूप से सावयव या जीव रचना है, जीव की तरह है। पहले एक
पति पत्नी थे, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चों की शादियां हुई, फिर उनके बच्चे हुए। तो ये एक जीव वैज्ञानिक रूप से एक रचना है समाज, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको एक जीव विज्ञान माना, इसको समाज को। तो समूहवादी दृष्टिकोण क्या हो गया? जब कोई बात समूह के रूप में आती है और समूह के रूप में उसको देखा जाता है तो उसको सामूहिक दृष्टिकोण से अपन जानते हैं। समझ रहे हैं? समूहवादी दृष्टिकोण, जिस जो पूरे समूह के ये आवश्यकता हो, समूह की ज़रूरत हो, तो उसको समूहवादी दृष्टिकोण से समाज को समझना पड़ता है। आपकी कॉलोनी है, वो भी एक समाज है। अब उसमें अगर आपका कोई कार्य कॉलोनी में व्यवधान आता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है, उसको आपको कराना है, तो वो कौन सा कार्य होगा? समूहवादी दृष्टिकोण। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 14 फ्लोर है, 14 फ्लोर पे पूरी एक सोसाइटी रहती है, आप जानते हैं। उस सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, कोई मद्रासी है, कोई बंगाली है, कोई उत्तर भारत का है, कोई दिल्ली का है, रहते हैं। अब अगर किसी के घर के अंदर की फ्लैट की प्रॉब्लम है तो उसकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हुई। अगर बिल्डिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो सामूहिक दृष्टिकोण हो गया। आप समझ गए? बिल्कुल क्लियर, ठीक। अब आता है बहुजन दृष्टिकोण। बहुजन दृष्टिकोण को बहुलतावादी दृष्टिकोण तथा अनेकतावादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुजन दृष्टिकोण को बहुलतावादी दृष्टिकोण और अनेकतावादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके अनुसार समाज का तात्पर्य संबंधों की उस व्यवस्था से है जो एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियां, धर्मों, प्रजातियों, भाषाओं और विचार वाले लोगों के द्वारा स्थापित होती हैं। इसका सीधा सच्चा उदाहरण अभी मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग में अगर 10 लोग, 10 फैमिलियां रहती हैं, तो एक कौन है? ईसाई भी है, एक उसमें मुसलमान भी है, एक हिंदू भी है, एक सिख भी है। तो इसमें सभी धर्मों के लोग हो गए, सभी प्रजातियां हो गई। इसमें कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, कोई केरल का है, कोई उत्तर भारत का है, कोई दिल्ली का है, तो प्रजातियां हो गई। अब जब इन सब की संस्कृतियां भी भिन्न भिन्न होंगी, होंगी कि नहीं? इनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न होंगी, इनके विचार भी अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी किसी ऐसी बात पर, किसी ऐसी समस्या पर जो बिल्डिंग से संबंधित आती है, तो ये सब लोगों की सामूहिक सोच बनकर एक बहुजनवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन होता है। समझ रहे हैं आप बात को? बहुजन, बहुत से जन हैं, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न हैं क्रियाकलापों में, रीति रिवाजों में, भाषा में, सभी की भिन्नता है। बोलचाल की भाषा तक में भिन्नता है। फिर भी अगर कोई बिल्डिंग में सीवर लाइन खराब है, पूरे बिल्डिंग की लाइट ख़त्म हो गई, साफ़ सफाई नहीं हो रही, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको, तो बहुजन, फिर वो सब लोग क्या कहेंगे? उस कार्य को सही कराने के लिए प्रयास करेंगे। तो वो दृष्टिकोण कौन सा बनेगा? बहुजन दृष्टिकोण कहलाता है। समझ गए? अब इसकी ऐसे समझा जा सकता है बहुजन दृष्टिकोण को। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक ऐसी संपूर्णता है जिसमें विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी वे एक दूसरे में समायोजन बनने का प्रयास करते हैं। बहुजन समाज वे हैं जिनमें राजनीतिक, आर्थिक शक्ति एक दूसरे से भिन्न विशेषताओं वाले समुदायों में केंद्रित होती है। बहुजन दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय जीवन में एक दूसरे से भिन्न संस्कृति विशेषताओं वाले लोगों की भागीदारी जितनी अधिक होती है, समाज का रूप उतना ही अधिक व्यवस्थित और संगठित होगा। इसका उदाहरण अभी मैंने बताया, अब मैं आपको देश के स्तर पर बताता हूँ। हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र, इसमें सभी जाति के, धर्मों के, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जब देश के ऊपर बात आती है तो पूरा देश एक होकर उस पर साथ होता है। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे, कोई हमारे देश को गाली दे या कोई हमारे देश का अहित करे, तो पूरा देश क्या कहेगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हमारा देश हमारा स्वाभिमान है। तो ये कौन सा दृष्टिकोण बना? जबकि इसमें विभिन्न जातियाँ रह रही हैं, विभिन्न संस्कृति हैं, विभिन्न धर्म हैं। ये दृष्टिकोण होता है बहुजनवादी दृष्टिकोण।
ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब आप इसको आराम से करें। अब मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर अभी आपको कराता हूँ।